नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065 और इस नंबर पे आप अपने नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन है, एंजल वन से तेजस शिग्रेकर है। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे चांदी के साथ। चांदी 1,30,000 रुपए आपने टारगेट दिया था इस साल का, वो समय से पहले ही अचीव होता दिख रहा है। अब नया टारगेट आप चांदी में क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा है चांदी की ये तेजी कब तक चलने वाली है सर? नमस्कार शुभमन जी। बिल्कुल नमस्कार सर। वर्ष के लिए जो टारगेट था वो 1,25,000 का था। उसके बाद रिवाइज किया था 1,30,000 पिछले वीक भी जब आपसे बात हो रही थी। लेकिन 1,30,000 का लक्ष्य भी अब यहाँ पे चांदी ने हासिल कर लिया है। हमारा मानना है कि यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग है वो काफी अहमियत रखेगी सोने और चांदी की अगली चाल के लिए। लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक अब इंटरनेशनल मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि कीमतें $49.50 जो है वो इस स्तर को टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,50,000 तक के स्तर चांदी में अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव ही है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा फेड मीटिंग आउटकम का वेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डिप आएगा तो निवेश की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अब यहाँ पे कीमतें 1,50,000 की ओर जाती हुई नजर आ रही है विश्व मॉडल। 50,000 रुपए नया टारगेट मनोज जी का आ गया है चांदी का। जो भी खरीदारी करना चाहते हैं फेड बैठक के बाद करें, भाव को थोड़ा सेटल होने दे या नीचे आने दे, उसके बाद नई खरीदारी करें। उनका पहला टारगेट 1,30,000 का था, इस शो में ही उन्होंने बताया था। तेजस जी, आप बताइए चांदी की इस रैली पर आप लोगों की क्या राय बन रही है? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में? ये ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है, ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। सारे ऑल सेटल्स काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और जो भी ग्लोबल ग्लोबल फ्यूज आ रही है वो हमेशा इफेक्टिव दिखती है हर एक स्पेशियस मेटल के लिए, चाहे वो गोल्ड रहे चांदी रहे। दोनों भी स्पेशियस मेटल में काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बीच में जब भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग कॉल निकालनी रहेगी जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बन के आती है। तो ट्रेडर्स के लिए हमेशा एक राय रहे कि जब भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, राइट एंट्री इसमें ले पाए। और यहाँ पे लॉन्गर टर्म में जो अभी फिलहाल के लिए टारगेट अभी इंटैक्ट है वो है करीबन 1,35,000 के ऊपर के लेवल के है। उसको 1,37,000 की लेवल को ब्रीच आउट करता है और वहाँ से ऊपर भी मूवमेंट करता है। तो मनोज जी से मैं सहमत रहूंगा, यहाँ पे 152 के टारगेट आने वाले समय में हम लोग को मिल सकते हैं। तो 1,50,000 की उम्मीद हम लोग यहाँ पे बना के चल रहे हैं। लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसको देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे करीबन 1,30,000 के अभी फिलहाल के लिए लेवल छू रहे हैं। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करा रहेगा 1,31,300 का, टारगेट बना गया 1,28,000 के। 1,28,000 आपको लग रहा है कि इंट्राडे में सेल करके जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये आपकी सलाह है। लेकिन मनोज जी को लगता है कि ट्रेंड को फॉलो करे। 1,30,500 के टारगेट इंट्राडे के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि चांदी यहां से 1,50,000 रुपए तक जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, एमडी हैं मेटल्स फोकस के, फिलिप न्यूमैन। Thank you so much, Mr. Newman, for taking your time out for ET Now Swadesh, sir. It's always pleasure to have you in our show. So it's a very crucial week. Fed meeting is going to start today. What's your expectation? Because market has already priced in for 25 BPS rate cut. But few section of the trading communities, they are expecting 50 BPS rate cut as well. And 3 more rate cuts this year. What's your expectation from this meeting, sir? Well, good afternoon, and first of all, thank you for having me back on your show. Always a pleasure to be here. I think from a Fed standpoint, it's very interesting the dynamic that's playing out at the moment. As you mentioned, I think for most commentators are expecting a 25 basis point cut. I think we would subscribe to that. I think the Fed is in a delicate point right now in terms of question marks about its independence. So I think it's important that it's being seen to demonstrate that much as anything else, to be honest with you. So I think that may argue against a 50-point cut on this occasion. But as you've already pointed out, they're expecting further rate cuts this year and into 2026 as well.
Okay, so most of the traders, they are expecting only 25 BPS rate cut in this meeting, but for the year, because we have seen in Reuters polls where most of the economists, they have predicted for 50 BPS rate cut for 2025. It will be the first rate cut after almost after 9-10 months, because in last year in December we had seen one rate cut. Mr. Newman, factors beyond the Fed policy, what are the driving factors for the gold rally? Could you elaborate on how concerns over US debt, geopolitical risk, these are also influencing factors for gold prices? What could drive the gold prices from here? Because we have already seen so much rally in the gold prices, sir. You're absolutely right. And you touched on some of the key points that we're looking at and some of the key points that are driving investors. So I think it's important to stay with the Fed for the moment. The independence is really quite key. Question marks over that I think will grow. As you know, Powell's term comes to an end in May next year. And that allied with growing concerns about the scale of US Fed debt, both of those factors are putting pressure on the US dollar. And it's not just from a short-term point of view. I think investors are looking at this from a longer-term stance as well, in terms of question marks over the safe haven viability of the dollar. Now, I think it's important to put that into perspective. The dollar is certainly not about to lose that mantle, but it's certainly a question mark that is with investors' minds. And I think that's encouraging investors to look at other asset classes out there, including gold. In terms of geopolitical backdrop, that's always, unfortunately, something we have to think about. We've had, of course, the attack recently on Doha by Israel. We have the situation in Gaza, Ukraine. So I think these are certainly issues that in isolation, I don't think they're encouraging inflows into gold, but taken together with concerns about the dollar, I think that's what this tells us, is that few investors are willing to bet against gold, at least for this year and potentially into next year. So it can become a little bit self-fulfilling. And I think we are seeing some of that at the moment. We've got gold, of course, in dollar terms, very close to the $3,700 level. More thing with gold prices already up almost 40% this year. Year to date, we have seen the 40% rally in gold prices. So do you believe that market is entering a bubble, or is there still a strong fundamental support for further gains toward $4,000 on COMEX, sir? Well, you're right. Now, it is very interesting with the speed with which gold has risen. So I think there could be an element of bubble conditions at these high levels, given just the speed with which gold has risen. But I think those factors I just outlined, all of those are fundamental reasons that will attract investors into the gold market. So even if we have a correction in the gold price, and I think that has to be relatively likely because of the speed, I think any correction would be quickly bought into. I think there's a lot of money on the sidelines waiting to come into the gold market. And I think the other factor we've got to take into account is where equities are. The S&P is close or is at a record high level. I think this is encouraging also a diversification into other asset classes, including gold. So even though a correction may be possible, I think that will be bought into, and that could lead to further strength in gold. Will we see 4,000? Again, given the speed that we've seen getting close to 3,700, I think that is possible. I think I would struggle perhaps to see that for this year, and maybe more of an outcome for 2026, but time will tell. But if you see the silver prices, it's also gaining momentum. In last 2-3 months, we are seeing outperformance of silver against gold. Do you see silver would outperform in future as well? You're absolutely right. We've seen the gold-silver ratio coming down, but it's still in the mid-80s. So the outperformance, I think, has been quite limited versus gold. And as you know, and everyone watching this show, the silver market globally is a much smaller market in value terms. Therefore, that lends itself to more price volatility. So it's also possible that
with silver now around the $42 level. I think what's been really fascinating for silver is that when it moved into the mid 30s and then hit 40, we have seen, very little liquidation. These prices have some credibility. So I think that does lend itself for further upside. And perhaps there'll be some investors that will say, well, you know what, gold has done incredibly well, hitting around the 3,700. Maybe we should be looking at silver. We could see some spillovers into silver and the potential for a run-up as well. Last question, Mr. Newman. How significant is central bank buying, especially from China? Because in supporting the gold rally, do you see this trend continue into the next year as well? Well, what's been really interesting is that, we've had 3 years of record levels or close to record levels of central bank buying. Over the first 6 months of this year, the data that we published, we've had about a 20% decline year on year. But in absolute terms, it's still pretty decent. I think at these levels, for some central banks, it's quite possible that with a run-up in from a value standpoint with the gold price, they've already hit their target. Time will tell. We've had only 1 or 2 central banks that have come out and spoken about that publicly. So we have to see, do they reevaluate? Do they come back into the market? But I think at these levels, we may see a pause or lower levels of central bank activity. But, when we look at this year as a whole, I think the total will still be very decent. And at the moment, we are expecting, further decent activity into 2026 as well. I think, though, it just will fall short of what we've seen over the past few years. But as I just mentioned, they are record totals. So I think that is also quite understandable. Okay. Thank you, Mr. Newman, for taking your time for ET Now Swadesh viewers. And we will expect you to have you in our show in future as well. Thank you so much, sir. Thank you. चलिए, तो ये थे फिलिप न्यूमैन, जो एमडी हैं मेटल्स फोकस के, डेटा क्रंचिंग कंपनी है, जिनका व्यू आपने सोने और चांदी को लेकर सुना। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, उनसे भी बात करना ज़रूरी है। प्रेरणा मखारिया हैं, ज्वेलरी इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी, आपने वक्त निकाला, और माफ़ी चाहूँगा आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। मैं ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड समझना चाह रहा हूँ कि ताकि क्या चल रहा है मार्केट में, एक छोटा जवाब दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है इस मार्केट में अभी फ़िलहाल। वेल अभी जो हिसाब से गोल्ड और चांदी का भाव बढ़ रहा है एंड फेस्टिवल सीजन अभी आ रहा है, तो जूलर्स है दे आर अ लिटिल स्ट्रेस्ड कि हाउ द मार्केट सेंटिमेंट रहेगा, बट ओवरऑल फिर भी पॉजिटिविटी है बिकॉज गोल्ड का मार्केट हमेशा ही अप्रिशिएट हुआ है, चांदी का भी अप्रिशिएट हुआ है। सो दैट वेज द जूलर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव कि आज अगर आप इसी भाव पे भले ही गोल्ड या ज्वेलरी खरीदे, आगे जाके वो आपके लिए अप्रिशिएट ही होने वाला है। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और सवाल जेन जी क्या पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है कि नए जनरेशन क्या खरीदना चाह रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, क्या लाइट वेट ज्वेलरी, हेवी ज्वेलरी या कम कैरेटेज वाली ज़्यादा फैंसी ज्वेलरी ज़्यादा पसंद कर रही हैं? क्योंकि आप ट्रेंड को बेहतर तरीके से जज कर पा रही होंगी, तो क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में? इंडिया में प्राइमरीली 22 कैरेट और 18 कैरेट चलता है, बट जब बात यंगस्टर्स की हो तो अब उनका माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट होने लगा है टुवर्ड्स लाइटर कैरेटेज। तो 14 और 9 कैरेट का भी अभी डिमांड आने लगी है इंडिया में। स्पेशली अभी तक 9 कैरेट इतना नहीं था इंडिया में डिमांड, बट लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है कि ज्वेलरी में भी 9 कैरेट का डिमांड आने लग गया है। एंड द यंगर जनरेशन को अब ज्वेलरी ऐसी चाहिए कि वो डे टू डे बेसिस पे उसे पहन सके या उसकी वेरेबिलिटी ज्यादा हो। वो पहले जैसे नहीं चाहते कि वो उसको शादी के दिन हमने एक बड़ा सेट पहन लिया और फिर उसको लॉकर में सेव कर लिया। दे डोंट वांट दैट। उनको ज्वेलरी अपने हिसाब से चाहिए। ओके, लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए जो डेली वेयर में पहन सके, उन्हें लॉकर में रखना पसंद नहीं है, जो कुछ है उसे डेली यूज के लिए चाहिए। आप ज्वेलरी इंडस्ट्री को देख रही है करीब से, यहाँ पर देश के तमाम ज्वेलर देख रहे होंगे, जिसमें छोटे बड़े साइज ब्रांडेड हर तरह के लोग हमारे दर्शक हैं। छोटे ज्वेलर्स और खास करके उन्हें क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि आप देश भर में अलग अलग शहरों में जाती हैं, वहाँ के ट्रेंड देख रही हैं, उनके लिए क्या सलाह, आप गोल्डन टिप्स क्या देना चाहेंगी? ज्वेलरी में क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि वो भी कॉम्पिटिटिव बने, अपने कारोबार को बेहतर कर सकें?
आई थिंक एक बिकॉज अभी यंगस्टर्स ऑनलाइन भी बहुत ज्वेलरी खरीदने लगे हैं एंड उनको एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी और रिटर्न पॉलिसीज वहां पे बहुत कन्वीनियंट लगती है। तो एज फैमिली और ब्रांडेड ज्वेलर्स ये एक चीज है जो आई थिंक ब्रांडेड ज्वेलर्स और फैमिली ज्वेलर्स ऑलरेडी अडेप्ट कर रहे हैं, बट दैट इज समथिंग दे कैन वर्क अपॉन मोर, व्हाट आई फील। एंड उसके अलावा आप जितनी क्लैरिटी रखेंगे अपने कस्टमर से, दैट इज समथिंग वेरी गुड। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज का कस्टमर एडुकेटेड है, उसे हर चीज की नॉलेज है, वेल ट्रैवल्ड है, तो उन्हें सब चीज जानना पसंद है, बाई इट सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी। उनको हॉलमार्किंग की भी नॉलेज है। तो हर एक कस्टमर को आई थिंक एडुकेशन एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड सभी जूलर्स को ये प्रैक्टिसेस अडेप्ट करनी चाहिए। शुक्रिया प्रेरणा जी, आपने वक्त निकाला, हमारे ज्वेलर बंधुओं को गाइड किया कि उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। कस्टमर को लेकर आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी मार्केट में ज़रूरी है, एजुकेट करें अपने कस्टमर को। आजकल कस्टमर भी काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं, क्योंकि हॉलमार्किंग को लेकर देश भर में जितनी अवेयरनेस है आप लोगों की वजह से भी है। और साथ ही ऑनलाइन प्रमोशन, सेल्स, ऐसे भी आप देख सकते हैं, और जो भी ट्रेंड चल रहा है उसे फ्रेंड बनाएं। ये सलाह प्रेरणा जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपका स्वागत हो, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। गोल्ड और सिल्वर घरेलू बाजार में लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 1,30,260 के ऊपर चांदी निकल चुकी है घरेलू बाजार में। हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, चांदी को लेकर काफी सवाल है। अरविंद जैन है, चांदी में किस भाव पर खरीदारी करे, कहां पर एंट्री करे? बहुत ही अच्छा सवाल है। मनोज जी क्या सलाह देंगे अरविंद जी को, किस भाव पे इनको एंट्री करनी चाहिए? विष्णुमोहन जी, फ्रेश बाइंग के लिए अगर लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट करना चाहिए। कल जो फेड मीटिंग का आउटकम है उसका वेट करें। डिप्स में मेरा मानना है कि 1,25,000 से 1,22,000 का जो रेंज है वो फ्रेश बाइंग के लिए फिर एक अच्छा रेंज रहेगा चांदी में। जब तक चांदी की कीमत अब 1,16,000 के ऊपर है, यहाँ पे मेरा मानना है कि जो पोजिशनल जो ट्रेंड है, डायरेक्शन, वो पॉजिटिव रहेगा। और 1,50,000 तक की भी कीमतें यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। विष्णुमोहन जी, ठीक आपको लग रहा है। अल्पेश सोनी है, गोल्ड मिनी की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। गोल्ड मिनी की स्ट्रेटजी मनोज जी क्या है? अल्पेश जी को क्या सलाह देंगे गोल्ड मिनी में सर? इनको कल फेड मीटिंग के पहले तक अगर रणनीति बनानी है तो जो गोल्ड मिनी का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 1,10,000 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वहां पे 1,09,550 का रखना है और टारगेट इस ट्रेड में 1,10,800 का रहेगा। सोने में आज क्या करना चाहिए? तेजस जी क्या करना चाहिए गोल्ड में तन्मय जी को? देखिए, काफ़ी सारी जो न्यूज़ फ्लो अभी फिलहाल के लिए चल रही है वो काफ़ी सपोर्टिव है टुवर्ड्स द ट्रेंड। हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम कर रहा है, और ऑब्वियसली ये ट्रेंड जो है ऐसे कंटिन्यूशन में दिखेगा एज पर द फेड। जिस हिसाब से अभी न्यूज़ फ्लो शुरू है, ये करीबन मंथ स्टार्टिंग में इसका जो परसेंटेज ऑफ रेशियो जो 25% से 50% ये जाने का, उसका करीबन करीबन ये 85 से लेके 90 के दशक में परसेंटेज में इसको कोट आउट कर रहे थे। तो ये पोल थोड़ा सा बढ़ गया, अभी 90 को भी क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट तो हम लोग देख ही रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए कटआउट होगा तो प्राइजेस जो उसी प्राइजेस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रही है। और समवेयर ये न्यूज़ फ्लो जो है ये डिस्काउंटेड हो चुका है, इस तरह से ये अभी फिलहाल के लिए मार्केट चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ओवरबॉट जोन में है सारे स्ट्रक्चर जो है वो। तो करीबन 1,10,500 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। जस्ट राइट नाउ ये टेस्ट आउट हो चुकी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस सबको मेंटेन करना रहेगा 1,10,860 का। टारगेट बनेंगे 1,09,700 के। आत्म प्रकाश है यूपी से, चांदी में करंट भाव पर क्या करें, कितना रिस्क है, क्या खरीदारी कर सकते हैं मौजूदा भाव पे? और दूसरा सवाल बालाजी का है, इस समय चांदी में क्या करें करंट भाव पे? दोनों सवाल मिलते जुलते हैं। एक खरीदारी के लिए पूछ रहे कि खरीदारी में कितना रिस्क है, और दूसरा पूछ रहे कि इस समय चांदी में क्या करना चाहिए। तेजस जी गाइड कीजिए इन दोनों ही हमारे कॉलर्स को। देखिए, जैसे अभी चार्ट की मोमेंटम हम लोग देखेंगे तो कंप्लीटली ये लोअर लेवल से अच्छी तरीके से बूस्ट आउट हो चुके हैं टुवर्ड्स द न्यूज़ फ्लो। और अभी जहाँ पे ये न्यूज़ आ चुकी है, आने वाली 1 से 2 दिन में अभी आने वाली है। कल के दिन में जैसे ये अनाउंसमेंट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको हेवीली देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे करीबन अभी 1,30,000 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 1,31,300 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 1,28,000 के टारगेट बनेंगे।
के संजीव राय हैं, शादी के लिए ज्वेलरी खरीदना है, भाव गिरेगा क्या? मनोज जी, भाव कुछ गिरने की उम्मीद है क्या गोल्ड की? ये शादी के लिए खरीदना है इनको। देखिए, यहाँ पे छोटे मोटे करेक्शन मार्केट में आ सकते हैं विश्व मोहन जी, और यहाँ पे संभावित भी है। मार्केट यहाँ पे फेड मीटिंग आउटकम्स का वेट कर रहा है। उसके बाद अगर कोई भी करेक्शन आते हैं टुवर्ड्स $3550 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 1,06,000 1,05,000, तो वो फिर एक अच्छी रेंज होगी बाइंग के लिए। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं एक वीक के लिए, और कुछ भी करेक्शन आते हैं तो निचले स्तरों पर बाइंग की ही रणनीति रखें। मैक्सिमम डाउन साइड 1,06,000 तक हो सकता है, उससे ज्यादा गिरावट की संभावना कम नजर आती है। दिल्ली से कॉपर में क्या करें? मनोज जी, कॉपर पर क्या राय है क्रिश जी के लिए? कॉपर में व्यू पॉजिटिव है विश्व मोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे 918 से 914 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 911 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 930 तक का लक्ष्य यहाँ पे रखा जाए। से परवीन है पुणे से, नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। तेजस जी, एनजी पर आपकी राय? ये नेचुरल गैस हम लोग देखेंगे कि अभी तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड ऑन द डे ऑफ एंड आ रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को देख रहा था कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड में जोन में जा रहा था और वहां से बाउंस बैक में रहा था। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सितंबर वायदा जो है ये क्लोजिंग के बेसिस पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छी से एक बाइंग दिख रही है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको देखेंगे, कोई भी डीप मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो करीब करीब यहाँ पे 269 की लेवल मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। 263 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 280 के टारगेट बनेंगे। यहीं पे हम लोग ऑप्शन में इसकी राय देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जिस हिसाब से जी, ऑप्शन जी। फिलहाल के ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन चेन को हम लोग नजर रखते हुए देखते हैं। जी, तो जी। 275 का जो कॉल है उसमें आपको बाइंग की राय रहेगी। करीबन 6 से लेके 5 रुपए के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती ओके। है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 3 रुपए का, और 13 टारगेट से यहाँ पे 15 का बनेंगे आपका करीबन। टारगेट है, स्क्रीन पर हमने दिखा दिया है। आखिरी सवाल मनोज जी 10 सेकंड में दे दीजिए। पंकज मुंडाना जी का है, कपास खली का आउटलुक। कपास खली में यहाँ पे एक्सपायरी के चलते गिरावट देखने को मिल रही है विश्व मोहन जी, लेकिन जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा मानना है कि 2,840 वहां एक सपोर्ट रहेगा और कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी दिखा सकती है टुवर्ड्स 3,080। तो यहाँ पे बिकवाली से बचना चाहिए। अगर डाउन साइड आता है 2,840-50 की रेंज में, तो वहां पे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, तेजस जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए, कमोडिटी फटाफट में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ पे चलती रहेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।